स्वागत है आप सभी का आज के न्यू लेक्चर में। जो हम लोग का बिल्कुल नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपसे 4 क्लास हम पहले मिल चुके हैं जिसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा था और आप लोगों का काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त फीडबैक आया है। काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से आप लोग पढ़ रहे हैं। एक दो बातें आई है कि आप लोग को थोड़ा सा जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है और मुझे भी आप लोगों के लिए करने की ज़रूरत है कि कई सारे बच्चे बोले थे कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो ना तो थोड़ा सा हिंदी वर्ड जो है ना एक बार बोल दिया करो ताकि मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो मैंने जो है अब से जो है थोड़ा सा हिंदी जो है बोल दिया करूँगा तो आप लोग इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार, आप जानते हैं। बीटेक मैंने एमटेक कंप्लीट किया और लगातार 10 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे आज पढ़ के बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं और बहुत अच्छे पोस्ट जगह पे सिलेक्ट हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को बरकरार रखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो मैकेनिक्स हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने यूनिट डायमेंशन और वेक्टर को कंप्लीट किया था। वेक्टर हमने समझा था कि कैसे यूनिट को हम कैसे डिराइव करते हैं, अलग अलग चीज़ें देखी थी। जो लेक्चर है उनमें आप लोग जरूर देखिए। एक वार्निंग जो मैं हमेशा अपने बच्चों को देता हूँ ये वो कि आप कोई भी लेक्चर ना फिजिक्स का पार्टिकुलरली स्किप करके मत देखा कीजिए, ठीक है ना। स्किप नहीं करना है किन्हीं चीज़ों को, इसको कंटिन्यू जब आप देखेंगे ना तभी ये चीज़ें आपके समझ में आएगी। अगर आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे बच्चों तो ये समझ में नहीं आएगी। ये फिजिक्स के साथ ऐसा है। तो आप कंटिन्यू देखो ना, डेली एक ही लेक्चर देखो ना 45 मिनट की, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो ना, कंटिन्यू 45 मिनट देखने के बाद आप उसको नोट्स कर लो ना स्क्रीनशॉट लेकर, ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ छोड़ के देख रहे हो तो ये बहुत दिक्कत है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम तो पूरा आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए हम जिस पार्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। ये अब इसमें क्या है कि ये मैकेनिक्स जो है इसमें 2 पार्ट है। एक है स्टैटिक्स और दूसरे क्या है डायनामिक्स। ध्यान रखना है, एक है स्टैटिक्स यानी कि इसमें हम लोग रेस्ट का स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, रेस्ट का स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। एक चीज ध्यान रखना है, जो मैकेनिक्स है ना इसके अंदर अभी हम लोग पार्टिकुलरली रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में। हम आगे देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, ठीक है। और ये जो डायनामिक्स है ना मोशन, इसमें अब 2 चीज़ें होती है। इसका एक पार्ट है जिसका नाम है कैनामेटिक्स और एक है जिसका नाम है कैनेटिक्स। तो कैनामेटिक्स में क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का स्टडी करना है विदाउट, बिना कारण के, विदाउट देयर कॉज। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमको मोशन का स्टडी तो करना है लेकिन उसके कारण का स्टडी नहीं करना है। जैसे कोई भी ये पेन है, ये पेन मोशन में है, तो जब मोशन में रहेगा ना तो इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होगा। तो कुछ दूरी ट्रेवल करेगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ इसकी स्पीड होगी, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन ये सब के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ना है कि आखिर मोशन हो क्यों रहा है। तो ये जो पार्ट है ना इसको बोला जाता है कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज। मोशन का स्टडी करना है लेकिन बिना कारण को जाने हुए करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स पार्ट है जिसके अंदर हम लोग किसी भी बॉडी, पार्टिकुलरली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी की रेस्ट और मोशन, मोशन और रेस्ट की स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना ये। और रेस्ट के लिए अलग से आ गया स्टैटिक्स और मोशन के लिए डायनामिक्स। डायनामिक्स का भी 2 पार्ट होता है, एक है कैनेमेटिक्स, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन का बिना कारण को जाने। और इसमें कैनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विथ देयर कॉज, विथ नोइंग देयर कॉज। मतलब हम यहाँ पे मोशन का स्टडी करेंगे उसके कारण के साथ साथ, किसमें,
कैनेटिक्स में, इस कैनेटिक्स के अंदर। यानी कि अब आप देखोगे कि मोशन का कारण क्या है, तो हर व्यक्ति जानता है कि मोशन का एक ही कारण है, फोर्स, यानी कि बल। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बल लगाते हैं ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो होता क्या है कि वो बॉडी मोशन में आ जाता है। यानी कि पार्टिकुलरली इसमें अगर लिखना पड़े कि व्हाट इज कैनेटिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ मोशन। लिखना क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग देयर कॉज, उसके कारण के साथ साथ। तो अब क्या है, इसमें फोर्स हम पढ़ सकते हैं, टॉर्क पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, फोर्स, एफ बल, टॉर्क पढ़ सकते हैं, आघूर्ण। तो ये इन चीजों में पढ़ना है। अब बच्चों की जैसा आपका हम सिलेबस देख रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ना ही ये पढ़ना है और ना ही ये वाली पढ़नी है आपको, ना ही ये वाली आपको पढ़नी है। हाँ, ये जितनी हम बात बताए हैं ना, उतना आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इतना आप याद रखें, आपका काम चलेगा। आपके एज पर सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ कैनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये देखिए आपके पास है, मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका सिलेबस है। तो इसको मैं प्ले कर ले रहा हूँ, और ये करंट पेज, ये देखो आपका जो सिलेबस है, इसमें देखते चले जाओ। ये देखो हाँ, ये देखो आप, क्या है, फोर्स आपको पढ़ना है। मोमेंटम फोर्स से स्टार्ट हो गया ना, यानी फोर्स क्या है, मोशन का कारण है। फोर्स क्या है, मोशन का कारण है, तो ये आपको पढ़ने हैं। मोमेंटम, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर सर्कुलर मोशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में फिर आप लोगों को पढ़ना है। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो फिर वर्क एनर्जी आपका आ गया, ठीक है ना, ये चीज़। फिर फ्रिक्शन है आपका। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें यहाँ से पढ़ना है, फोर्स से पढ़ना है, ऐसा मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा था, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आखिर ये रिजिड बॉडी होता क्या है, इसको आप लिख लेंगे। रिजिड बॉडी आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब होता है ना, वही नॉर्मली मुझे आप इसको कठोर बॉडी बोलते हैं, कठोर, ठीक है ना, कठोर वस्तु जो भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी को तो सब जानते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा ना जो रिजिड बॉडी को नहीं जानता होगा। रिजिड का मतलब कठोर, कठोर का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता है। अगर आप दबाएंगे ना तो वो आपको क्या होगा, दबेगा नहीं। जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे ये बॉडी है, इसको आप दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एज पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं रिजिड बॉडी को, ठीक है। समझते आप सभी है, बट फिजिक्स की भाषा में इसको कैसे डिफाइन करना है ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे। मान लो ये कोई बॉडी है, आप समझो ये कोई बॉडी है। अभी ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। सही बात है कि एक बॉडी जो होता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उसमें से किसी दो पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कि आपका एक पॉइंट ये हो गया ए, और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ये वाली देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, ए और बी, क्लियर है। अगर ये रिजिड बॉडी होगा, आप इसमें अब क्या करो, बहुत सारे फोर्स लगा दो, ठीक है। क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारे फोर्स लगाना है, मतलब इसको दबा देना है आपको, चारों साइड से आप इसको दबाओ। क्या लगता है कि अगर ये रिजिड बॉडी होगा तो दबेगा क्या, तो आंसर होगा नहीं सर, रिजिड बॉडी तो दबता नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत सारे फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये जो ए और बी पॉइंट है ना, जो पहले से था, इसके बीच में डी ही गैप रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आफ्टर अप्लाइंग AFTER, आफ्टर अप्लाइंग नंबर्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स, बहुत सारे फोर्स को अप्लाई कर देने के बाद भी इसके बीच का जो गैप है, डी यहाँ था, डी यहाँ भी है, ये कभी नहीं बदल रहा है, और इसीलिए ये क्या है, रिजिड बॉडी है। तो इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, एक ऐसा बॉडी जिसमें बहुत सारे फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी किसी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस ना चेंज करे। इफ वी अप्लाई नंबर ऑफ फोर्सेज, अगर हम अप्लाई करते हैं बहुत सारे फोर्स ऑन एनी बॉडी,
किसी बॉडी पर, एंड द रिलेटिव डिस्टेंस between 2 point does not changes, और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तब ये क्या कहा जाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसको हम लोग कठोर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी का आपका क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास जो भी चीज़ है जो दब नहीं सकता है, आपका पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, आपका चौकी हो सकता है, ठीक है ना, आपका बुक हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज़, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है जो दबता नहीं है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा इसकी ये भाषाएं। एक और चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, पार्टिकल एंड बॉडी। पार्टिकल और बॉडी में क्या अंतर है? पार्टिकल और बॉडी, पार्टिकल जो होता है ना, बहुत सारे स्मॉल, जो स्मॉलेस्ट होता है ना, स्मॉल चीज़ों को पार्टिकल कहा जाता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल चीज़ों को। और जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिलता है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल्स मिलता है, तो इसको बॉडी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इसको क्या कहा जाता है? बॉडी कहा जाता है। मतलब पार्टिकल का मतलब बहुत छोटा और बॉडी का मतलब बहुत बड़ा। तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या स्टार्ट करते हैं? फोर्स से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे? फोर्स के बारे में आज समझेंगे। आखिर फोर्स क्या होता है? फोर्स यानी इसको हम लोग बोलते हैं बल। मैंने जब पहला क्लास आप लोगों को लिया था ना, तो बताया था कि फिजिक्स में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, सबको आप फील कर सकते हैं, सबको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि जब आप चीज़ों को रियलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ आपका क्लियर नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ से जैसे ही फोर्स शुरू हुआ है, तो आप लोग क्या करें कि चीज़ों को रियलाइज करना शुरू करें। ठीक है, चीज़ों को क्या करना है? रियलाइज करना आप लोगों को स्टार्ट करना है कि आखिर कैसे क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। बताओ, सोचो आप लोग फोर्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला क्या है? पुल और पुश। पुल और पुश या पुलिंग, कई जगह लिखा रहता है पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका बॉडी है, कोई भी बॉडी, इसको क्या किया जा रहा है? देखो, ये पुल किया जा रहा है, तो ये आप, इसका मतलब है आप इस पर फोर्स लगा रहे हो। एक दूसरा बॉडी है, आप इस पर क्या कर रहे हैं? देखो, ऐसे करके पुश कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो? पुश दबा रहे हो, तो यानी कि इस पर भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो पुलिंग और पुशिंग को ही फोर्स कहते हैं। बाकी देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा जो है ना बैठा हुआ है इस पर, ठीक है, और इस टाइप से हम लोग, ये है आपका कोई बच्चा है जो ऐसे करके, ये देखो हाथ इस पे लटकाया हुआ है, यहाँ पे अपना पैर लगाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे पैर लगाया हुआ है, एक और हाथ इसका यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ भी ये फोर्स लगा रहा है ना, ये इसको पुश कर रहा है, या इसका मतलब फोर्स लगा रहा है। यहाँ भी ये पुश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो पुलिंग और पुशिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ होता है। मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ पे चीज़ें हैं और एक जो व्यक्ति है इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ये जो होता क्या है, पुलिंग और पुशिंग को ही क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है, सिंपलेस्ट डिफिनेशन है, आप इसको याद रख लेंगे। देखो, फिगर मैं इसीलिए बना रहा हूँ ना आप लोगों के पास कि फिगर से क्या होती है, चीज़ें दिमाग में क्लियर होती है। बाकी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ फुटबॉल खेलते हैं ना, आप होल्ड करके अपने मोबाइल फ़ोन को रखे हुए हैं ना, अगर आप पेन आप रखे हुए हैं ना, तो वहाँ पे आप पुश कर रहे हैं।
ठीक है, या इस दोनों में से कोई ना कोई चीज कर रहे हैं, इसी को क्या कहता है, बल कहा जाता है और ये फोर्स कहा जाता है। एक और बहुत अच्छा डिफिनेशन है, आप याद रख सकते हो, क्या है, अगर मानते हैं आप किसी बॉडी को आपको मूव करवाना है, मतलब मूव करवाने का मतलब है उसके स्टेट जो रेस्ट और मोशन होता है, कोई भी बॉडी दो ही चीज में होता है, एक रेस्ट और मोशन, या तो विराम अवस्था में होगी, नहीं तो गति में होगी। तो अगर कोई बॉडी विराम में है, और विराम में है तो उसको आप क्या करते हैं कि गति में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि सर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। रियलाइज करो आप चीज़ों को, फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली सर फोर्स। और कोई अगर गति में है, उसको विराम में लाना है, तो भी सर उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फोर्स एक कारण है। फोर्स क्या है, एक कारण है, जिस कारण की वजह से कोई भी बॉडी अपने स्टेट में परिवर्तन कर लेता है, मतलब रेस्ट में रहता है तो मोशन में आ जाता है, मोशन में रहता है तो रेस्ट में आ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्या, फोर्स इज द कॉज, फोर्स इज द फोर्स इज द फोर्स इज द कॉज, फोर्स इज द कॉज ड्यू टू विच जिसके कारण से ए बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अपने मोशन और रेस्ट, यानी कि मोशन का मतलब गति और रेस्ट का मतलब विराम, इसमें चेंज ला लेता है, जिसके कारण से उसी का नाम क्या है, फोर्स है। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे कि फोर्स के बारे में कुछ बातें, अब सब इसको नोट करते चले जाएंगे। आप लोग के जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स की संख्या बहुत कम रहती है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे ना जब आप लिख पाएंगे चीज़ों को, यहाँ बोर्ड से आप इनको लिखेंगे और बार बार इनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स इज वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश, डिटेल से हम लोग समझ चुके हैं। फोर्स क्या है, सदिश है, एक वेक्टर है। क्लियर है बात। यानी कि फोर्स में दो चीज होगा, यानी फोर्स में क्या क्या होगा, फोर्स के पास क्या क्या होगा, पहला तो मैग्नीट्यूड होगा, पहला क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा। दो चीज होगा फोर्स के पास, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होना, दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से किसी एक का अभाव रहेगा, इसका मतलब है कि फोर्स को हम करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फोर्स के पास ये दोनों होना जरूरी है। और अगर वेक्टर है तो इस ऊपर में क्या लगेगा, आपको एरो का साइन तो लगेगा ही लगेगा, एफ के ऊपर में ये साइन लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्स के बारे में। कुछ और चीज़ें हम जानते हैं फोर्स के बारे में, आप इसको पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले, लिख लेना है इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बता रहे थे, ये है आपका बॉडी, और ये आप ऐसे खींच रहे हो, देखो एफ है फोर्स, और ये वाला जो है ना, ये क्या है, डायरेक्शन है इसके, ये क्या है आप इसका डायरेक्शन। फिर देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है, अब ये यहाँ पे आप इसको पुश कर रहे हो, ये वाली जो है ना, ये लाइन जो है, ये इसका क्या है, लाइन, ये डायरेक्शन है इसका, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना है, ये एफ है इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, ये, और लाइन ऑफ, इसको एक्शन भी बोला जाता है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फोर्स में इन दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को करेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज फोर्स का करेक्टली एक्सप्लेनेशन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये चीज़। और अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो फोर्स है आपका, कहीं पे अगर लिखना हो तो कैसे लिखा रहेगा, तो ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान दो, लिखा रहेगा कि F बराबर 8 न्यूटन टुवार्ड्स इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन समझते हो किसको बोला जाता है, इंक्लाइंड का मतलब होता है ये वाला प्लेन, जैसे ये वाला देखो ऐसे है, ऐसे है ना, ये अर्थ है,
और इसे थोड़ा सा उठा हुआ जमीन है और इस पे कोई चीज रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, बोल रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 8 न्यूटन का, प्लेन के तरफ देखो ऐसे लग रहा है। अगर बोलता परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ऐसे लगता, तो ये लिखा गया है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने फोर्स को देखा है क्या? नहीं, आंसर होगा नहीं। बल को देखा नहीं जा सकता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि किसी बॉडी पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर बल को आप नहीं देख पाते हैं आंखों से, तो आप कैसे पता करेंगे कि किसी बॉडी पे बल लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी किसमें है, रुका हुआ है और चलने लगे, तो समझ जाना कि इस पे कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही है। अगर कोई बॉडी चल रहा है और रुक जाए, तो समझना क्या है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा तो जरूर होगा जो लगा होगा जिसको रोक रहा है। अब आपकी फुटबॉल है ना, आप फुटबॉल को लुढ़का देते हो और वो कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाती है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स तो इसमें जरूर लगा होगा जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। और वो आप कहते हैं वो घर्षण लगा है सर, वो जमीन पे क्या लगा है, घर्षण लगा है, तो ये घर्षण की वजह से वो क्या हो गया है, रुक गया है, ऐसा ही आप बोलते हो, है ना। तो ये कोई ना कोई फोर्स लगा है, मतलब फोर्स को तो सर आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन फोर्स के प्रभाव को आप देख सकते हैं। मतलब फोर्स के वजह से जो इफेक्ट हो रहा है ना, जो प्रभाव हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। मतलब क्या है कि फोर्स कांट सीन, फोर्स कांट सीन, आप फोर्स को नहीं देख सकते हैं, बट देयर इफेक्ट, बट देयर इफेक्ट कैन बी सीन। फोर्स को आप तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन फोर्स के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो बच्चों, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं, फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला क्या है, फोर्स कैन, फोर्स कैन, फोर्स कैन मूव द रेस्ट ऑब्जेक्ट। देखो, अगर कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो फोर्स की वजह से चल सकता है। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। क्लियर है? तो तीसरा, देखो फोर्स क्या कर सकता है, उसके स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, फोर्स कैन स्पीड अप और डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स आपके स्पीड को अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है, यानी चलती हुई बॉडी को। और क्या कर सकता है, फोर्स आपके डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है ना। जब कोई बॉल है ना, बॉल में सिर्फ डायरेक्शन बदल सकते हैं आप, कोई बॉल आ रहा है उसको आप सिर्फ हाथ लगा दे तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स का ये इफेक्ट है। और पांचवा क्या होगा, फोर्स जो है ना किसी भी बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन कर सकता है। अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर तो दब सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बॉडी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के शेप और साइज में फोर्स परिवर्तन ला सकता है। तो यही वो पांच चीज है ना, यही वो पांच इफेक्ट है जो अगर किसी बॉडी में हो रहा है तो आप समझ लेना कि उस बॉडी में फोर्स
पक्का लग रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि इस बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब हम लोग थोड़ा सा फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम एक चार्ट बनाते हैं, उसी से आप लोग इसको समझेंगे। ये फोर्स जो होते हैं ना, बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स, और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, तो जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट जरूरी होता है। ठीक है ना, कांटेक्ट क्या होता है इसमें, कांटेक्ट इज नेसेसरी। जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपका कांटेक्ट नेसेसरी होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, और जिसको अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ये क्या आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट में भी आप देख लो, जैसे उसके क्या क्या एग्जाम्पल है आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है दो चार्ज, आवेश होता है ना, तो आवेश के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब हो गया आपका विद्युत बल। ये चुंबकीय बल। तीसरा आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, यानी कि आप गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आपका। ये जो तीनों क्या है आपका नॉन कांटेक्ट है, यानी इसके लिए क्या है कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब का जो बल होता है। ठीक है, अभिलंब वाला जो बल होता है। उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आपका घर्षण, ये घर्षण बल आपका क्या है, ये आपका घर्षण। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, जैसे विस्कस हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स होता है जो जिसको चिपचिपाहट वाली फोर्स बोलते हैं। पानी होता है ना, तो पानी के अंदर चिपचिपाहट होती है, तेल के अंदर चिपचिपाहट होती है, तो उसके बीच के जो फोर्स लगते हैं उसी को क्या बोला जाता है आपका विस्कस फोर्स बोला जाता है। ये आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से सबके बारे में समझेंगे। ठीक है, या आपका जो मस्कुलर फोर्स है, यानी आप जिस मांसपेशी से अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो ये सभी के सभी आपके क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फोर्स के कितने टाइप होते हैं बच्चों, दो टाइप। पहला क्या सर, कांटेक्ट, दूसरा क्या नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में सर क्या है, तो ऐसा फोर्स जिसको लगाने के लिए कांटेक्ट जरूरी होता है। नॉन कांटेक्ट क्या है सर, ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट आवश्यक नहीं है। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आते हैं, नॉर्मल फोर्स आते हैं सर अविलंब वाले, फ्रिक्शन घर्षण आते हैं, विस्कस आते हैं, मस्कुलर आते हैं, हम मांसपेशी से जो लगाते हैं मांसपेशीय बल। नॉन कांटेक्ट में कौन आते हैं सर, इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं यानी विद्युत बल आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स आते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स आते हैं। तो ये इतने तरह के आपके टाइप मिलेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में जो आपके आएंगे उसमें हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे आप देखेंगे एक जो टाइप होता है ये होता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस का मतलब होता है कि इफ नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब टोटल, नेट फोर्स का मतलब टोटल कुल, अगर किसी बॉडी पे चार फोर्स लग रहा है तो चारों फोर्स को अगर आप जोड़ेंगे डायरेक्शन के साथ यानी वेक्टर सम करेंगे और ये कितना आ जाए, जीरो आ जाए, नेट फोर्स इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हो यानी कि एफ नेट का वैल्यू कितना होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा। और अगर जीरो ना हो तब अदरवाइज, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो, और अगर ये जीरो नहीं है देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस। ये क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस फोर्सेस को बोला जाएगा। ठीक है, बैलेंस का मतलब संतुलित होता है, संतुलित। ठीक है, और इसका मतलब हो गया असंतुलित, ये क्या हो जाएगा, असंतुलित आपका बल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, यानी कि इसके लिए अनबैलेंस के लिए क्या हो जाएगा कि एफ नेट आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको बताना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो बताओ कि जी एफ नेट यहाँ पे कितना है, निकालो। तो सर 10 इधर है और 10 इधर है, मतलब 10 माइनस 10 यानी कि सर जीरो, यानी कि ये क्या हो गया सर, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है। अब ये वाली बात आप बताओ मुझे, ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन का एक फोर्स, एक और फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और एक इधर लग रहा है 25 न्यूटन का। आपको बताना है कि ये अनबैलेंस है या बैलेंस है। आप क्या करो, एफ नेट निकाल लो। सर एफ नेट निकालने जा रहे हैं, कितना आएगा, देखो 20 और 10 एक साइड है, तो 20 और 10 30 और माइनस 25 यानी कि 5 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है। बैलेंस का मतलब कि नेट जीरो होना चाहिए, तो आपको बैलेंस हो जाएगा। अगर नेट जीरो नहीं है तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे आप ये देखो, ये एक यहाँ पे एक फोर्स है 8 न्यूटन का लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। अब ये देना, देख के बताओ कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो एफ नेट यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, रूट अंडर 8 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर वेक्टर में हमने पढ़ाया था, 64 164 हो जाएगा। ये जीरो के बराबर तो नहीं है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। वही नेट फोर्स अगर आपका जीरो होता तो फोर्स क्या हो जाता, बैलेंस होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि अगर ये बैलेंस फोर्स के वजह से किसी भी बॉडी के स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बैलेंस फोर्स के कारण से, मतलब बैलेंस फोर्स का मतलब जीरो, तो जीरो फोर्स के कारण से क्या फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा, तो आंसर है नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट जीरो है। तो बैलेंस फोर्स के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। बैलेंस फोर्स जो है ना, डज नॉट, हम यहाँ पे शेप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की बात करें। स्टेट का मतलब रेस्ट और मोशन, विराम और गति। बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट, ये स्टेट को नहीं बदल सकता है। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स के पास ताकत नहीं होती है, ये काम सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही कर पाता है। मतलब अब ये हो गया कि सर बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी के क्या स्पीड बढ़ेगा, आंसर होगा नहीं। क्या बैलेंस फोर्स की वजह से किसी बॉडी के को रोका जा सकता है, आंसर होगा नहीं। तो बैलेंस फोर्स की वजह से नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई गाड़ी जा रहा है तो एक आदमी आगे की तरफ धक्का दे रहा है और एक आदमी पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, और दोनों का फोर्स बराबर है, तो क्या होगा, मैनेज कर लेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर किसी बॉडी में आपको इफेक्ट डालना है, क्या डालना है, इफेक्ट डालना है, किसी बॉडी में इफेक्ट अगर आपको डालना है तो कौन सा फोर्स लाना पड़ेगा, है तो कौन सा फोर्स चाहिए, अनबैलेंस चाहिए। क्या चाहिए, अनबैलेंस चाहिए। मतलब अनबैलेंस फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये भी चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी फोर्सेज है जो आपको इफेक्ट डालती है, जो आपको प्रभाव डालती है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा, अनबैलेंस फोर्स। क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस और अनबैलेंस। एक इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब आपस में और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। इंटरनल का मतलब अंदर, ये क्या होता है, इंटरनल, इंटरनल फोर्स मतलब अपने ही अंदर वाला फोर्स, अंदरूनी फोर्स। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी फोर्स, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी। ये आपका बाहरी फोर्स हो जाएगा, बाहरी बल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में कि कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलो आप इसको लिखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, अब आपके पास है, जैसे फोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े बल के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन समझ लिए
कि फोर्स की क्या 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 डिफिनेशन है। दूसरा हम लोग क्या समझे कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है। फिर फोर्स के टाइप पढ़ लिए, और फिर हम लोग पढ़ लिए कि फोर्स जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब कई बार आता है मल्टीपल फोर्सेज की आपकी, कई कई लिखा रहेगा आपका मल्टीपल फोर्सेज के बारे में भी लिखा रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मल्टीपल फोर्सेज के बारे में कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए बताइए गुरुजी। अच्छा, आप कुछ कर रहे हैं? नहीं तो आपको जो है बच्चे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हैं। हमने एक लेक्चर जो है इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें तो आप देख रहे थे बच्चे लोगों का काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस था। 45 मिनट का ही हम लेक्चर को कर रहे हैं ना, 45 से 50 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अभी क्लास तो चलेगी। अच्छा, तो अभी आप 1 मिनट नहीं, आप 10 मिनट में काट दें। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। हाँ, कहाँ नीचे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फोर्सेज का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा फोर्स काम करता है। नंबर ऑफ फोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोर्सेज। एक नंबर ऑफ फोर्सेज, बहुत सारे फोर्सेज, जैसे कि ये बॉडी है आपका, इस पर देखो 1 2 3 4 बहुत सारे फोर्सेज अगर काम करेगा तो इसको मल्टीपल फोर्स कहा जाता है, मतलब एक से ज़्यादा फोर्स। तो होता क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ, अगर किसी बॉडी पे कोई मल्टीपल फोर्स काम करता है ना, क्या करता है, मल्टीपल फोर्स काम करता है, तो उस बॉडी पर जो इफेक्ट होता है वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। मतलब एक बॉडी पे 4 5 फोर्स काम किया तो उस बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, तो क्या करना है कि उस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो पहले आप रिजल्टेंट निकाल लो, और रिजल्टेंट जो आएगा वैसा ही इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट, इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेज, ड्यू टू मल्टीपल फोर्स, multiple forces will be according to, will be according to resultant forces। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्सेज मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वैस जैसा होगा वैसा ही उस पर क्या होगा, आपका इफेक्ट होगा। अब मल्टीपल फोर्सेज का मतलब है, देखो जैसे कि ये एक बॉडी है, अब इस पे जो एक फोर्स F1 इधर ही लग रहा है और दूसरा भी इधर ही लग रहा है, यानी कि 2 फोर्स हो गया। तो इसमें अगर आपको नेट निकालना है तो सीधा क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, F नेट निकल गया। तो अगर ऐसे रहेगा तो F3 भी रहेगा, तो ये कर देना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक फोर्स इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो इसमें आप कैसे निकालोगे? तो करना क्या है कि F नेट निकालने के लिए बड़ा में से छोटा घटा देना है। ठीक है, F1 में से F2 को घटा देना है, F1 माइनस F2। अगर इसमें मान लेते हैं कि एक और इधर रहता तो इधर वाले को जोड़ना और इधर वाले को घटा देना है। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या करना है, परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाली, देखो ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। तो इसका नेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, F नेट के लिए रूट अंडर F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखो, यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन मल्टीपल फोर्सेज का बन जाएगा। ठीक है, ये आपका है मल्टीपल फोर्सेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये फोर्स की कहानी जो है अभी तो चलती रहेगी। ठीक है, फोर्स अभी आ, हम करते रहेंगे। न्यूटन्स के लॉ वगैरह हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके जो है न्यूटन्स लॉ जो है इसमें दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, है ना। फोर्स मोमेंट स्ट्रीम डेरिवेशन कंजर्वेट लीनियर मोमेंटम इस एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ गन इम्पल्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो फोर्स के अंदर ही आपके जो है न्यूटन्स के लॉ आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और ऊपर में वेक्टर साइन होता है, समझ गए होंगे, इशारा स्पष्ट मिल गया होगा कि मोमेंटम आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम tells about the continuity of motion। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है इसको। सबसे पहला तो क्या है कि जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम कहा जाता है। यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा mv। ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। मोमेंटम करता क्या है, कहता किसके बारे में है, बताता क्या है, तो मोमेंटम बताता है हमको कि अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ मोशन, मतलब कोई भी मोशन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भी मोशन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में हमको कौन बताता है, मोमेंटम बताता है। देखो जिस बॉडी की मोमेंटम जितना ज़्यादा होती है ना, उसको कंटिन्यू रहने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, जब मास ज़्यादा होगा, नहीं तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और किसके, वेलोसिटी के। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, या किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी इसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो ज़्यादा वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी आएगा ना तो उसके आगे नहीं पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि उस बॉडी की मोमेंटम ज़्यादा है, वो मोशन को कंटिन्यू करने की संभावना ज़्यादा है, तो ड्राइवर भी नहीं रोक पाएगा उसको। समझ रहे हो बात को, कि अगर कोई ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, अगर मास कम भी है, मास कम भी है लेकिन ज़्यादा स्पीड से अगर आ रहा है ना, तो अगर आप एकाएक सामने आ जाओगे ना तो ड्राइवर कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है और वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो, तो जाना नहीं है। और अगर कोई ज़्यादा मास का बॉडी है तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा भारी, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन अगर कम स्पीड से भी चल रहा है ना तो उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके आगे भी नहीं जाना है, वो भी नहीं रोक पाएगा। और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मोशन को कंटिन्यू करने की संभावना भी इसके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, वेक्टर है। मोमेंटम इज वेक्टर, मोमेंटम इज वेक्टर, यानी कि ये सदिश है एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मास m है और v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, इधर ही होगा, और इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है बात, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट मास का होता है kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम